नमस्कार दोस्तों, चावला इंग्लिश मीडियम स्कूल शाहदा कक्षा 10वीं में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम देखने जा रहे हैं पाठ क्रमांक 9 रीढ़ की हड्डी, जगदीश चंद्र माथुर जी लिखी ये पाठ है। तो इस पाठ में जगदीश चंद्र माथुर जी ने स्त्री शिक्षा को महत्व दिया हुआ है। स्त्री शिक्षा आजकल तो स्त्री लड़कियों को पढ़ाया जाता है, परंतु पहले जब ये पाठ लिखा गया है 19वीं शताब्दी में, तो उस समय लड़कियों को पढ़ाना लिखाना गलत माना जाता था। तो उन्होंने नारी सम्मान इस पाठ का मुद्दा है। नारियों को भी सम्मान मिलना चाहिए। अगर एक लड़की पढ़ती है तो वह अपने परिवार को, अपने देश को आगे बढ़ाती है। तो इसलिए उन्होंने नारी सम्मान को अपने देश में महत्व दिलाने के लिए नारियों को इस एकांकिका द्वारा वो कुछ हमें बताना चाहता है। तो आइए एकांकिका को शुरुआत करते हैं। रीढ़ की हड्डी, जगदीश चंद्र माथुर जी लिखित एकांकिका। तो पात्र परिचय यह है कि इसमें टूमा नाम की लड़की है जो सुशिक्षित युवती है, पढ़ी लिखी है। उसके पिता है जिनका नाम है रामस्वरूप और उसकी माँ है प्रेमा। उमा की नाम का नाम है प्रेमा। और उमा को देखने आने वाले जो लोग हैं उनमें से लड़का है, लड़के का नाम है शंकर और शंकर के पिता का नाम है गोपाल प्रसाद। तो इस तरह पात्र परिचय हमने देखा। और उमा जो है उसके घर में एक नौकर है जिसका नाम है रतन। अब ये हो रहा है कि उमा को देखने के लिए बाहर से लड़के वाले आ रहे हैं। शंकर और उसके पिता गोपाल प्रसाद जी उमा को देखने के लिए आ रहे हैं और इसलिए तैयारियां हो रही है। तख्त उठाया जा रहा है। तख्त लकड़ी का बैठने का साधन एक रूम में से दूसरे रूम में लेके जा रहे हैं। तो रतन और उसके पिता जो है रामस्वरूप दोनों उठा रहे हैं। तो रामस्वरूप जो है कहते हैं उस तरफ मोड़, उसका सिरा जो है, सिर का हिस्सा एक ओर से रतन ने पकड़ा हुआ है और वो लेकर आते हैं और रख देते। तख्त रखते ही रतन जो नौकर जो है वो रामस्वरूप जी से पूछता है कि बिछा दूं, तख्तों को डाल दूं। रामस्वरूप कहते हैं कि जब भगवान अक्ल बांट रहा था तब तू वहां नहीं था क्या? वह हंसता है और तख्त बिछा देता है। इतने में उमा की माँ जो है प्रेमा वहां पे आती है और वह दोनों, उमा की माँ और रामस्वरूप दोनों जो है उस तख्त पर दरी बिछाते हैं। दरी इसका मतलब है सतरंजी, चद्दर की तरह होती है, वो बिछाते हैं। फिर उमा कहती है कि आपकी जो लाडली है वह मुंह फुलाकर बैठी हुई है। इतने में रामस्वरूप जो है रतन से कहते हैं जा बीबी के कमरे में से हारमोनियम और सितार लेकर आ। दो वाद्यों के नाम आए हुए हैं। हारमोनियम और सितार उमा के कमरे में से लाने के लिए कहते। रतन चला जाता है, दोनों में बातचीत होती है। तो आपने, वो मुंह फुलाकर बैठी है, आपने उसे करीने से आने के लिए कहा। करीने से इसका मतलब है ठीक ठाक। तो फिर रामस्वरूप अपनी पत्नी से कहते हैं हाँ वो लोग ऐसे ही है। ऐसे ही कैसे है कि पढ़े लिखे हैं, बड़े बड़े सभा सोसाइटियों में उठते बैठते हैं, परंतु लड़की जो है वह चाहते कम पढ़ी लिखी। इसलिए वो कहते हैं कि थोड़ा करीने से आए, ठीक ठाक आए, कि ज्यादा लड़की पढ़ी लिखी नहीं ऐसा लगे। और लड़के के बारे में पूछते हैं कि लड़के का क्या कहना है। तो रामस्वरूप जी कहते हैं लड़का तो बीएससी पास करके लखनऊ के मेडिकल कॉलेज में मेडिकल की पढ़ाई कर रहा है। और वो कहता है पढ़ाई का सवाल दूसरा है और शादी का दूसरा, मजबूरी से उसे शादी करनी पड़ रही, ऐसा शंकर कहता है। ऐसे दोनों में बातचीत चल रही है, रामस्वरूप और प्रेमा में। इतने में रतन कहता है कि मेहमान आ गए। वो आ गए, अंदर बुलाते हैं, उनका आतिथ्य करते, आइए आइए बैठिए, ऐसा रामस्वरूप कहते हैं। और खाने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? रामस्वरूप उनसे पूछते हैं। तो गोपाल प्रसाद जी कहते हैं तकलीफ कैसे होती? टांगे वाले को, टांगे से आए, टांगे वाले को पता था आपका घर, वो लेके आए। इस तरह वो उन्हें बैठने के लिए कहते, वो बैठ जाते हैं। और फिर बैठने के बाद रामस्वरूप जो है वह शंकर से कुछ सवाल पूछते हैं कि वीकेंड की छुट्टी है क्या? कितने दिन की छुट्टी निकाल कर आए हैं? ये छुट्टियां चल रही। वो कहता है वीकेंड में आया हूँ, पढ़ाई तो चल रही। तो पढ़ाई में कितने साल बाकी है? ऐसे वो शंकर से पूछते हैं।
तो शंकर कहता है कुछ 1-2 साल बाकी है, 1-2 साल का मार्जिन रखता हूँ। इसका मतलब 1 साल वो पढ़ाई करता है, 1 साल गैप लेता है। इसका मतलब बहुत होशियार है। तो वह बहुत होशियार नहीं है, बल्कि वह फेल होता होगा और झूठ बोल रहा है। तो इस तरह वह इतने में गोपाल प्रसाद जो है वो कहते हैं चलो लेन देन की बात हो जाए, व्यवहार बिजनेस की बात हो जाए। तो बिजनेस ये शब्द सुनकर गोपाल प्रसाद जो है चौंक पड़ता है, और चौंक पड़ता है और बिजनेस उसे समझ में नहीं आता है। फिर उसे समझ में आता है कि बिजनेस इसका मतलब है, इनका कहने का मतलब है दहेज, दहेज के बारे में वह बोल रहे हैं। तो कहते पहले नाश्ता कर लीजिए, फिर हम ये लेन देन की बात करेंगे। और वह नाश्ता लेने के लिए अंदर चले जाते। अभी दोनों बाप बेटे जो है शंकर और गोपाल प्रसाद बैठे हुए, और गोपाल प्रसाद अपने बेटे से डांट कर कह रहे हैं ठीक से बैठ। ठीक ही कहते हैं तुम्हारे दोस्त, झुककर मत बैठ, लड़की देखने के लिए आया है। तुम्हारे दोस्त कहते हैं बैकबोन, शंकर की रीढ़ की हड्डी वह झुकी हुई है, ऐसे झुककर बैठता है, इसलिए कहते। इतने में गोपाल प्रसाद जो है नाश्ता लेकर आते, चाय की ट्रे लेकर आते हैं, उनके सामने रखते हैं और कहते हैं आपको कौन सी चाय चाहिए, देसी या विलायती। तो वो कहते हैं क्यों तकल्लुफ की। तकल्लुफ इसका मतलब है तकलीफ करना। तो आपने क्यों तकल्लुफ किया। तो कहता है मुझे सादी चाय चाहिए, आधा दूध और आधी चाय, और उसमें चीनी ज्यादा डाल दीजिए। तो ये बात सुनकर, गोपाल प्रसाद की बात सुनकर शंकर जो है अपने पिता को कहता है कि चीनी ज्यादा लेने वालों पर सरकार टैक्स लगा रहा है। ये बात सुनकर गोपाल प्रसाद हंस पड़ते हैं, रामस्वरूप हंस पड़ते हैं, और गोपाल प्रसाद कहता है सरकार कुछ भी करे, परंतु एक बात पर टैक्स जरूर लगाना जाना चाहिए। तो फिर गोपाल प्रसाद की बात सुनकर रामस्वरूप कहते हैं कौन सी बात पर। तो वो कहते हैं खूबसूरती पर, खूबसूरती पर टैक्स लगाना चाहिए सरकार ने। खूबसूरती पर टैक्स लगाने के बाद लेने वाला जो है बिल्कुल चू भी नहीं करे, चू भी नहीं करना, मना न कर पाए। फिर गोपाल प्रसाद कहते हैं कि हमारे जमाने में तो खूबसूरती का सवाल उठता ही नहीं था, लड़का और लड़की एक दूसरे के देखे बिना ही शादी कर लेते थे। तो गोपाल प्रसाद रामस्वरूप से कहता है नहीं, मैंने पहले ही तुम्हें आपसे कह दिया था कि लड़की जो है बेहद खूबसूरत होनी चाहिए। बेहद इसका मतलब है ज्यादा खूबसूरत होनी चाहिए, और जायका मिलना चाहिए। जायका, जायका इसका मतलब है जन्म कुंडली, दोनों का मिलना बहुत जरूरी है। तो उन्होंने कहा कि वो तो मैंने भगवान के सामने रख दिया है, वो अपने आप मिल जाएगा जन्म कुंडली। और इतने में अंदर से पान की तशरीफ मनाते हैं। तशरीफ इसका मतलब है पान की प्लेट। तो उमा आती है, उमा अपने पिता के हाथ में पान की तशरीफ देती है और ऊपर अपनी गर्दन उठाती है। तो दोनों जो है शंकर और गोपाल प्रसाद चौंक पड़ते। क्यों चौंक पड़ते हैं, क्योंकि उसके आंखों में सुनहरी रंग के फ्रेम का चश्मा लगा हुआ। रिम, रिम इसका मतलब है फ्रेम, चश्मा। दोनों साथ में बोलते हैं। तो इतने में गोपाल प्रसाद और शंकर की आवाज सुनते ही रामस्वरूप थोड़े हड़बड़ा जाते और कहते नहीं नहीं, ये तो उसकी पिछले महीने में आंखें दुख रही थी, उसके वजह से कुछ दिनों के लिए लगा। तो वो पूछते पढ़ाई वढ़ाई की वजह से तो नहीं, नहीं नहीं नहीं, वो उसकी आंखें दुख रही थी इसलिए। तो समझ जाते हैं और उसे संतोष हो जाता है, ठीक है कहते हुआ आगे कहते। फिर कहते हैं उमा बैठ जाओ, रामस्वरूप कहते हैं उस तख्त पर बैठ जाओ तुम्हारे बाजे बाजे के साथ, और वो बैठ जाते। फिर गोपाल प्रसाद सवाल पूछते हैं उमा से, क्या गाना गाना बजाना आता है। तो रामस्वरूप अपनी बेटी उमा से कहते हैं सितार के साथ एक आध गाना सुनाओ उमा, एक आदमी से गीत सुना दो। उमा गाना गाना शुरू करती है। वो गाना गाती है मीरा का भजन, गिरिधर गोपाल मेरे, ये गाना वो शुरू करती है। और अचानक से उसकी आंखें शंकर के आंखों में मिल जाती, झेप जाती, झेप जाना मिल जाना, देखते ही वो बिल्कुल चुप हो जाता। तो रामस्वरूप जो है अपनी बेटी उमा से कहते हैं उमा क्यों रुक गई। गोपाल प्रसाद कहते हैं ठीक है, आपकी बेटी जो है वो अच्छा गाना गाती है, ठीक है। और उमा जो है वो सितार रखकर जाने की तैयारी में है और अंदर जा रही। इतने में गोपाल प्रसाद जो है वो कहते हैं ठहरो बेटी अभी, और उसे बैठने के लिए रामस्वरूप कहते हैं बैठ जाओ बेटी, और वो बैठ जाती। फिर अगला सवाल वो पूछते
पूछते हैं कि पेंटिंग वेंटिंग आती है, तो वो कुछ नहीं बोलती है, सिर्फ गोपाल प्रसाद ही बोले जाते हैं। गोपाल प्रसाद कहते हैं कि ये देखो इस यहाँ पे लगी हुई कुत्ते की पेंटिंग है, उसने ही बनाई हुई है, और ये सामने दीवार पर दूसरी लड़की है कि उसने बनाई है। तो कहते हैं अच्छा अच्छा ठीक है, अच्छा बना लेती है। फिर अगला सवाल वो पूछते हैं कि सिलाई विलाई आती है क्या, सिलाई बुनाई आती है क्या, तो वो कुछ नहीं बोलती, उमा बिल्कुल शांत। और रामस्वरूप ही जवाब दे रहे हैं। रामस्वरूप कहते हैं कि हाँ हाँ आती है, सारे घर की सिलाई की जिम्मे इसके है, जिम्मे इसका मतलब है जिम्मेदार, पूरी सिलाई यही करती है, यहाँ तक मेरी कमीज जो है वो यही सीती है। तो कहते हैं ठीक है। फिर वो उमा से सवाल पूछते हैं कि तुम्हें इनाम इनाम मिले हैं कि नहीं, इनाम मिले हैं क्या, प्राइज मिले हैं क्या, ऐसा वो पूछते हैं। तो उमा जो है कुछ नहीं बोलती है। रामस्वरूप जो है उसे ना बोलने के लिए थोड़ी सी खकारने की आवाज करते हैं और उसे चुप बैठने के लिए कहते हैं। तो वो कहते हैं, रामस्वरूप बोलने ही वाले, गोपाल प्रसाद जो है वो कहते हैं इसे भी तो मुंह खोलने दीजिए, इसे भी बोलने दीजिए। फिर रामस्वरूप कहते हैं उमा से, देखो उमा क्या पूछ रहे हैं, जवाब दो। तो उमा जवाब देती है, पिताजी जब मेज और कुर्सी बिकती है तो बेचने वाला उसे नहीं पूछता है और ना तो खरीदने वाला उसे पसंद आ जाए तो वो ले लेता। तो उसका कहने का मतलब यह है कि पिताजी को वह समझ रहे हैं कि निर्जीव वस्तु है, मेज और कुर्सी की तरह है, आप बेच रहे हो और खरीदने वाले जो है वो परख रहे हैं कि सही या गलत है, उन्हें पसंद आए तो वो उससे शादी करे, तो मेरी कोई वैल्यू नहीं है, ऐसा उमा का कहने का मतलब है। तो ये बात सुनकर गोपाल प्रसाद जो है उन्हें गुस्सा आ जाता है और वह रामस्वरूप से कहते हैं कि हमें यहाँ पे बेइज्जत करने के लिए बुलाया था क्या, अपमानित करने के लिए बुलाया था क्या। बेइज्जत इसका मतलब है अपमानित करना। तो फिर उमा जो है उससे रहा नहीं जाता है और उमा बोलने लगती है। उसके पिताजी उसे डांटे, उमा उमा चुप बैठो। उमा चुप नहीं बैठी, वो कहती है बोलने दो बाबूजी, मुझे बोलने दो। और उमा यहाँ पे जो है वह महिलाओं का प्रतिनिधित्व कर रही है कि महिलाओं को चुप नहीं बैठना चाहिए, जहाँ पे सही है वहां पे बोलना चाहिए, जहाँ पे गलत हो, दहेज लेना और देना ये गलत है। लड़की की खूबसूरती को नापना तोलना ये गलत है, उसके गुण देखिए, उसकी अच्छाई को देखिए, उसके स्वभाव को देखिए, ये सही। तो बोलती है बोलने दो बाबूजी मुझे। और वो कहती है जब आप इतनी देर से नापतोल कर रहे हैं तो क्या कोई हमारी इज्जत नहीं है। और गोपाल प्रसाद को और ज्यादा गुस्सा आता और वो उतने में शंकर पहचान लेता है कि ये मुझे पहचानती है और शंकर अपने बाबूजी से कहता है चलिए बाबूजी यहाँ से चलते। दोनों खड़े होते हैं, इतने में उमा जो है बोलने लगती, जाइए जाइए आपके बेटे से ये भी पूछिए कि आपका बेटा जो है उसकी इज्जत है भी क्या नहीं, क्योंकि वह लड़कियों के हॉस्टल में ताक-झाक करते हुए पकड़ा गया था और जब वो पकड़ा गया तो उस समय नौकरानी के पैरों में गिड़गिड़ा रहा था। गिड़गिड़ाना माफी मांगना, तो आपकी इज्जत है ही क्या, ऐसा वो कह रही है। तो वह कहते हैं कि तुम पढ़ी लिखी हो। रामस्वरूप गोपाल प्रसाद पढ़ते, तुमने पढ़ा है, तो फिर वह पढ़ाई की है। तो उमा कहती हाँ की है, मैं कोई गुनाह नहीं किया, मैं बीए पास हूं, मैंने बीए तक पढ़ाई की है, कोई गुनाह नहीं किया है, कोई अपराध नहीं किया है पढ़कर, जो आपको कम पढ़ी लिखी बहू चाहिए। ऐसा कहकर गोपाल प्रसाद जाने लगते हैं दोनों, चलिए यहाँ से। तो फिर वह कहती है कि जाओ जाओ यहाँ से, पर घर जाकर आपके बेटे की रीढ़ की हड्डी है भी नहीं, जांच कर देखिए बैकबोन। जो कॉलेज में सब उसे चिढ़ाते थे, तो इस तरह उमा जो है उनको वहां से भगा देती है, क्योंकि उमा ने जो किया सही किया कि उसी लायक वो थे। नारी सम्मान के बारे में नहीं सोच रहे थे, महिलाओं के सम्मान के बारे में ना सोचते हुए उनको घर में एक नौकरानी चाहिए थी जैसे कि, और वह उस पर रोक जमा सके। कम पढ़ी लिखी लड़की जो होती है उसको बेचारी को अनपढ़ होने के कारण कुछ समझ में नहीं आता,
इसलिए सारा घर के सारे काम करना, बड़ों के द्वारा दी गई गालियां सुनना, ये उसे सहन करना पड़ता है। तो यहाँ पे इस एकांकिका द्वारा हमें सीख मिलती है कि हर एक महिला को पढ़ना चाहिए और जहाँ सही है वहां पे बोलना चाहिए, उमा की तरह। तो उमा यहाँ महिलाओं का प्रतिनिधित्व कर रही है और लड़के वालों को उसने सही जवाब दिया और अपने पिता को अपमानित होने से, दहेज देने से बचा लिया। तो इस तरह नारी सम्मान के ऊपर एकांकिका लेखक ने हमें दी है, जिसके कारण हमें समाज में परिवर्तन लाना है और ये परिवर्तन तुम और हम ला सकते हैं। तो इसलिए एकांकिका यहाँ पे खत्म होती है। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले पाठ में।